नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो है आज आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के आए थे वो देखेंगे। आप सबको जो है बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि साइकोलॉजी हार्ड आई है, जबकि इतनी हार्ड नहीं आई है। अब ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पता भी चलेगा। और जो स्टूडेंट कल परसों और जो 11 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं जीके का, वो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि अपन क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं। जो है 20 में से लगभग 15-16 क्वेश्चन करने लायक थे। जैसे पहला क्वेश्चन था ये आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एकदम इजी क्वेश्चन था, हर कोई कर सकता है। तो विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की क्या विकासात्मक समस्याएं है या विशेषताएं हैं, जैसे कौन से जो है एज के विद्यार्थी में जो है या कौन सी अवस्था के विद्यार्थी में कौन सा लक्षण होना चाहिए, क्या वो सीख सकता है, तो उसके अंदर काम आता है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान काम करता है, बिल्कुल। प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में करता है, बिल्कुल। और पाठ्यचर्या के निर्माण में, बिल्कुल। तो नीचे दिए गए उत्तर में सही कूट का चयन करना था, तो चारों के चारों सही है। ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। मैं आपको ये वीडियो इसलिए करवा रहा हूं, कुछ तो अपन जो है आसपास के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम इजी था। आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन अभी ये वीडियो देखने के बाद आप खुद सोचोगे कि यार इतनी भी हार्ड साइकोलॉजी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। यह क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का था, लेकिन यह क्वेश्चन आपका कलाम की बुकलेट में भी साफ दिया हुआ है। कैसे? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियां हैं, उसमें से आपका वृद्धि और जो विकास है आपका, ये जो है अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी जो है उसके अंतर्गत वर्गीकृत होगा। किसके अंतर्गत? अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका अधिगमकर्ता के अंतर्गत क्या आता है, मैं बता देता हूं। अधिगमकर्ता के अंतर्गत क्या क्या चीजें आगे वाली शिफ्ट के लिए जो है काम की हो सकती है। वंश क्रम व वातावरण का प्रभाव भी इसी के अंतर्गत आता है। वातावरण का प्रभाव, ठीक है। दूसरी बात करें अपन इसके अंतर्गत, तो वो आ जाएगा आपका व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तित्व भिन्नता, अपन जो भी कह सकते हैं, व्यक्ति भिन्नता। ये भी जो है अधिगमकर्ता के अंतर्गत आती है, ध्यान में रख लेना। तीसरी जो चीज आपको ध्यान में रखना है, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन ये भी इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? जो है अधिगमकर्ता के अंतर्गत, ठीक है। तीसरी जो चीज इसके अंतर्गत आती है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं व कारक। विभिन्न अवस्थाएं व कारक, अवस्थाएं व कारक, तो ये सब चीजें आती है अधिगमकर्ता के अंतर्गत। और वृद्धि और विकास जो है बाल विकास के कारक ही है एक प्रकार से। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अधिगमकर्ता, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है, ये भी ध्यान में रख लेना। चिंतन, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, विस्मरण, ठीक है। यह जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? आपका अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत। इसके अलावा जो है प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रत्यक्ष अवलोकन वो भी इसी के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष अवलोकन। इसके अलावा जो है कोई भी आप अपनी जो है अवलोकनीय प्रक्रिया है, कोई भी आपकी अवलोकनीय जो है प्रक्रिया है, जिसको अपन जो है लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब भी किसके अंतर्गत आता है? आपका अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब जो है एक अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत यहां पर ही लिख देता हूं अलग से, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, ये सब तो आता है। इसके अलावा आता है आपका पुरस्कार व दंड का महत्व। पुरस्कार व दंड का महत्व भी इसी के अंतर्गत आता है। दंड का महत्व ये भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है सीखने में अभिप्रेरणा व स्थानांतरण। सीखने में अभिप्रेरणा व स्थानांतरण भी इसी के अंतर्गत आता है। वह स्थानांतरण, ये चीजें नोट कर लेना, यहां से और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है अधिगम परिस्थितियां, ऑप्शन नंबर 4। इनके अंतर्गत क्या आएगा? इनके अंतर्गत तो आपको पता ही है, कोई पुस्तकालय है, पुस्तकालय, पुस्तकालय गलत लिख दिया मैंने, चलो चलेगा, अपने को पता होना चाहिए। वाचनालय है, कक्षा कक्ष है, और शिक्षक की मनोवृत्ति,
शिक्षक की मनोवृत्ति, ये आती है आपकी सीखने की परिस्थिति और वातावरण के अंतर्गत। तो अधिगमकर्ता के अंतर्गत इधर वाले देख लिए, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत दो तो ये चीज मैंने लिखवा दी और साथ में ये वाली चीज है, और आपका अधिगम की परिस्थितियों और वातावरण में ये सारी चीजें आ जाती है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे इजी था कारण कि कलाम में दिया हुआ है, लेकिन वैसे इजी नहीं कह सकते क्योंकि दिमाग में नहीं आता उस टाइम, ठीक। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी जो है तीसरी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी तीसरी अवस्था होती है। ये आपकी जो है 7 से जो है 11 वर्ष तक के बच्चे की होती है, 7 से 11 वर्ष की। इसमें आपको जो ध्यान में रखना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो किसमें आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहां पर आपकी बात हो रही है मूर्त तर्क की। मूर्त तर्क कब होता है व्यक्ति का? जब कोई चीज सामने हो मतलब प्रक्रिया सामने हो, प्रक्रिया यानी संक्रिया का बोध हो। बिल्कुल सही बात है, संक्रिया का बोध होना चाहिए, तभी जो है अपन क्या करेंगे, कोई भी जो है मूर्त तर्क करेंगे। कोई चीज सामने होनी चाहिए आपके, जैसे 2 छड़ों में से लंबी छड़ कौन सी है ये बताना, 2 छड़ों में से लंबी छड़ कौन सी है ये जो है तभी बता पाएगा। लंबी छड़ कौन सी है ये तभी बता पाएगा जब संक्रिया का बोध होगा। तो ये तो सही है। फिर है संक्रियाएं वह शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब आपको मूर्त तर्क करने के लिए आपके सामने होनी चाहिए संक्रिया या वस्तु। जैसे 2 छड़ों में से लंबाई कौन सी लंबी है ये जानने के लिए वो छड़ आपके सामने होनी चाहिए। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और ये कारण ये है कि संक्रिया जो है वो शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? पियाजे की अवस्था में आपको पता है संवेदी गामक या इंद्रिय जनित अवस्था जो होती है यह आपके जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष। फिर आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक। फिर आती है आपकी जो है मूर्त संक्रियात्मक जिसको ठोस संक्रियात्मक भी कहते हैं 7 से 11 वर्ष तक। देखो लॉजिक से कैसे करते हैं। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष प्लस। यहां पर क्या बोला, भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। तो देखो भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कैसे? आपने एक एड देखा था, ठीक है, 5 वर्ष तक की आयु तक जो है आपका विकास हो जाता है 90%। तो ये इससे ही आप पता लगा लो कि बालक जो है आपका 2 से 7 वर्ष के मध्य होता है तब बोलना शुरू कर देता है। 2 से कम जो वर्ष का होता है तो उसमें भाषा का विकास ठीक प्रकार से नहीं होता और भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है, मतलब वो बोलने लग जाता है। तो अपन कॉमन सेंस से ही कर सकते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि 2 से कम वर्ष का बालक है वो भाषा की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, समझ जरूर लेता थोड़ा थोड़ा, लेकिन भाषा की अभिव्यक्ति कब करना शुरू करता है? 2 से 7 वर्ष के बीच में। फिर कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिकता विकास के किस चरण की विशेषता है? अब आप सोचोगे कि यार हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हमेशा साइकोलॉजी पढ़ाते टाइम एक चीज बताता हूं आपको कि साइकोलॉजी में थोड़ा सा ध्यान रखना, जो इंग्लिश टर्म है ना वो भी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। यहां पर गलती क्या हुई मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप देखो कलाम में जो कलाम की जो बुकलेट है उसमें अभी जाकर देखोगे ना तो आपके कोलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसमें जाकर देखो, आपके जो है ऑप्शन नंबर जो है इसमें उत्तर हो जाएगा 4, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। मतलब इसका दूसरा नाम शायद आपको देखते याद हो जाएगा, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता, यह है इसका दूसरा नाम, ठीक है। और अपन साधनात्मक में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये क्या कहती है, जैसे कलाम की बुकलेट में जाओगे और इसमें जाओगे आप यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता में, तो वहां पर लिखा होगा पारस्परिक व सहयोगी जो है रूप से सीखना, ऐसा कुछ लिखा हो मिलेगा, रूप से सीखना या जो है सीखने का विकास होना, ठीक है। मतलब एक मिनट, पारस्परिक या सहयोगी रूप से कोई चीज का विकास या सीखना एक ही बात है, ऐसे होना, ये लिखा हुआ वहां पर, ये शब्द लिखा हुआ है पारस्परिक व सहयोगी। कौन सी में? यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता में,
और ये आपकी जो है कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें 3 अवस्था आपको पता है, पूर्व परंपरागत और परंपरागत, ये डिटेल से मैं पहले बता चुका, और उत्तर परंपरागत या जो है इनको रूढ़िवादी भी कहते हैं, उत्तर रूढ़िगत, रूढ़िगत। और ये देखो मैं ज्यादा डिटेल से इसलिए नहीं बताऊंगा, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर और उसमें सब कुछ डिटेल से बता रखा है मैंने, ठीक है। दंड व आज्ञाकारिता भी क्या होती है, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता का ही एक भाग है, और ये दोनों आपके पूर्व जो है परंपरागत स्तर की क्या है, 2 अवस्थाएं हैं। और इसमें बच्चा क्या करता है, दंड से बचने के लिए काम करता है, दंड से बचने के लिए काम करता है, बचने के लिए काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया आपके। तो ये आपकी यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता है, जिसमें जो है किसी के साथ पारस्परिक और सहयोगी भावना से विकास होता है बच्चे का। दंड व आज्ञाकारिता जो है वो भी क्या होती है, दंड से बचने के लिए बच्चा जो है कोई काम करता है, जैसे बच्चा अध्यापक की मार से बचने के लिए होमवर्क कर लेता है, वो चीजें जो है इसी से संबंधित है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता में एक चीज और ध्यान में रखनी है, टिट फॉर टेट, टिट फॉर टेट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, इजी इसलिए था ये क्वेश्चन, जैव शारीरिक उपागम का मतलब शरीर की संरचना के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो, ठीक है। सेल्डन, हिपोक्रेटस और गैलन तीनों का शारीरिक जो है मतलब रचना के आधार पर है, लेकिन ऑल पार्ट का नहीं है। ऑल पार्ट या आल पार्ट है, इसके बारे में अपन जो पढ़ते हैं ना कि ऑल पार्ट का शीलगुण सिद्धांत, तो नाम से पता चल रहा है कि शीलगुण पर आधारित है, तो इसको अपन शीलगुण उपागम या विशेषक उपागम कह सकते हैं। किस उपागम पर, विशेषक उपागम पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन इजी की श्रेणी में आएगा, ये इजी था लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ था, ठीक है। ये जो है आपका इजी था, ये थोड़ा सा हार्ड टाइप मान सकते हैं, ये आपका जो है इजी लेकिन हार्ड टाइप से, ये इजी, ठीक है। इजी क्वेश्चन जो है लगभग जो है 14-15 आराम से मिल जाएंगे आपको। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, एल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन यानी एक प्रकार का सुप्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग जो होती है के बिना भी हो सकता है। अब इसे किस रूप में संदर्भित करेंगे, थोड़ा सा आपको माइंड खुले रखना। देखो सिलेक्शन चाहिए ना तो एक कदम आगे चलना पड़ेगा लोगों से। इस क्वेश्चन को कैसे करते, अब कोई ये मत बोलना कि वहां पर दिमाग नहीं चलता, हम भी एग्जाम देकर आए, हम भी जो है 2-2 जो है सेकंड ग्रेड मैंने क्लियर कर रखी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन दिमाग चल जाएगा ना आपका, उस दिन आप सिलेक्शन भी ले लोगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन कैसे होता, देखो एल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है। आपने अगर बांडुरा का सिद्धांत अच्छे से समझा तो उसमें क्या होता है कि अधिगम की 4 अवस्थाएं होती है, वो मैं पहले करवा चुका, उसके लिए आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है वो देख सकते हो। उन 4 अवस्था में एक अवस्था आती है जिसमें क्या करता है, जो भी बालक या जो भी व्यक्ति है वो क्या करता है, कार्य करना बंद कर देता है, मतलब वास्तविक प्रदर्शन बंद कर देता है, और दिमाग में चलता रहता है, उसके समस्या दिमाग में चलती रहती है, जिसको सुप्त अधिगम कहते हैं, दिमाग में चलती रहती है और फिर वो क्या करता है, सॉल्यूशन कर लेता है। तो इससे किससे संदर्भित किया जाता है, तो दिमाग में जो भी चीज चलती है ना वो आपकी संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित होती है। जो भी आपके विचार, ठीक है, चिंतन, ये सब संज्ञानात्मकता के अंतर्गत आते हैं, तो ये संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आपका प्रयास त्रुटि थार्नडाइक का दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको पता ही है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत ये भी जो है अच्छे से मैं वैसे करवा चुका हर चीज, आप एक बार जो है साइकोलॉजी वाली देख सकते हो जिसका पेपर बहुत लेट है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है, इजी है, सबसे इजी। सबसे पहले परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है, गलत। लेकिन ध्यान में रख लेना परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, अधिगम को प्रभावित जरूर करती है, ये ध्यान में रख लेना, प्रभावित करती है। मतलब परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन अधिगम नहीं है, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। अधिगम व्यवहार में अस्थायी नहीं है, स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। अधिगम एक उत्पाद ना कि प्रक्रिया, तो यह भी गलत है, क्योंकि अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है, ध्यान में रखना, उत्पाद नहीं है। उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं।
अगला क्वेश्चन, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थितियों का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? तो इसमें शिक्षक है आपका संलग्न करना, यानी इंगेज में शामिल है। किसमें? इंगेज में। और इसके लिए मैं वापस बता रहा हूं, इन चारों और प्लस में 5वां ई और है, उसको मैंने जो है प्लेलिस्ट जो है बनाई हुई है साइकोलॉजी की, उसमें अच्छे से समझा रखा है। तो बार बार समझाए उससे अच्छा एक बार आप जाकर देख लें, ऊपर हेडिंग डाली हुई है कि कौन सा टॉपिक है अंदर, वो जरूर देखें एक बार। फिर एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम में सबसे अच्छी कौन सी गतिविधि सारा देगी? स्थानिक बुद्धि, जिसका दूसरा नाम होता है देशिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? देशिक बुद्धि। और देशिक बुद्धि में अगर कोई बच्चा अच्छा है तो वो किस में जो है, इसमें बच्चा क्या बनता है? इंजीनियर बनता है, ठीक है, डिजाइनर बनता है। और इंजीनियर और डिजाइनर जो होते हैं उनकी 3D यानी कि जो त्रिविमीय जो मॉडल की अभिकल्पना होती है वो ज्यादा जो है तेज होती है। तो उत्तर इसका त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। एक मिनट, क्या हुआ? आगे नहीं जा रहा है, एक मिनट। फिर अगला क्वेश्चन है, 16 PF कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन भी धाप के इजी था, फुल इजी। कैसे? 16 PF प्रश्नावली, अपन जानते हैं कि 16 PF प्रश्नावली ये 16 शील गुणों पर आधारित है। बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब बचपन से मतलब जब से तैयारी शुरू की है कि 16 शील गुणों पर आधारित है, ठीक। तो ये शीलगम उपागम पर आधारित है, बिल्कुल। ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, बिल्कुल ये प्रक्षेपी नहीं है। 16 PF जो प्रश्नावली है ये व्यक्तित्व आविष्कारिता है, ना कि प्रक्षेपी। व्यक्तित्व आविष्कारिता है ये। प्रक्षेपी कौन सी है? TAT, CAT, रोडसा शाही धाबा परीक्षण, रोडसा शाही धब्बा, ये सारी प्रक्षेपी है। TAT हो गया आपका विषय अंतर्बोध सिद्धांत, बालक अंतर्बोध जो है परीक्षण। तो ये आपको देखो यहां पर पता चल गया कि ये शीलगुण उपागम आधारित, और अपन पढ़ भी रहेंगे 16 शीलगुणों पर आधारित होती है। तो ये प्रकार उपागम पर आधारित कैसे हो सकती है? तो यही उत्तर गलत हो जाएगा। और इसमें 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे क्या कहते हैं? मैंने बहुत ज्यादा बार ये करवाया, इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिगमन। मतलब कोई बड़ा व्यक्ति यानी कि उम्र में बड़ा व्यक्ति जो है बचपन में, या फिर हम कह सकते हैं वक्त में पीछे लौट जाए, वक्त में पीछे लौट जाए, पीछे लौटना, तब क्या हो गया? ये प्रतिगमन हो गया। जैसे एक बड़े आदमी का अंगूठा चूसना, यह भी प्रतिगमन ही होता है, अंगूठा चूसना, क्योंकि वो बालक बनने की कोशिश करता है, ठीक है। आत्मीकरण या तदात्मीकरण में क्या होता है कि कोई मान लो कि मंदबुद्धि बालक अपना परिचय विद्वान परिचय अपने विद्वान प्रोफेसर पिता के रूप में दे, पिता के रूप में दे, वो होता है आपका आत्मीकरण। उदात्तीकरण क्या होता है? जो है गलत चीज को सही की तरफ मोड़ लेना। जैसे एक लड़ाकू, या फिर हम कह सकते हैं एक जो है लड़ाई खोर बालक का बॉक्सर बनना, लड़ाई खोर बालक का बॉक्सर, यानी कि वो गलत को सही की तरफ मोड़ लेता है, बॉक्सर बनना, ये इसी के अंतर्गत आता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? तो आपका ये जो है, वैसे मैं पहले बता चुका, स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है इसमें 3 जो है होते हैं आपके। सबसे पहला जो होती है वो घटकीय बुद्धि होती है। कौन सी? घटकीय बुद्धि, ठीक है। और इस घटकीय बुद्धि में 3 होते हैं आपके, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक और मेटा घटक, ठीक है। ये 3 होते हैं। दूसरी जो होती है आपकी वो होती है कौन सी? अनुभाविक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि। और इस अनुभाविक बुद्धि का दूसरा नाम है सृजनात्मक बुद्धि, यानी कि सृजनात्मकता से संबंधित है, ठीक है। तीसरी जो होती है आपकी वो होती है सांदर्भिक बुद्धि। कौन सी? सांदर्भिक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि। और सांदर्भिक बुद्धि जो है आपकी किससे? जो है व्यावहारिक बुद्धि से संबंधित होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस घटकीय बुद्धि में 3 होते हैं, निष्पादन, ज्ञान संग्रहण और मेटा घटक, ठीक है।
ज्ञान संग्रहण जो है आपका या ज्ञानार्जन जो घटक है ये संकेतन, संयोजन और तुलना से संबंधित होता है, तुलना से संबंधित होता है। ठीक है, फिर आपका निष्पादन घटक है, ये मौलिकता से संबंधित होता है या मौलिक समाधान से संबंधित, मौलिक समाधान से संबंधित, और जो आपकी परिकल्पना बनाने से संबंधित, मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है वो आपका मेटा घटक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्ति की भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता? सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। अगर सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय कर दोगे तो व्यक्ति की भिन्नता कैसे पता चलेगी? कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है, यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? तो ये पिछला भी इजी क्वेश्चन था और ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। कैसे? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और जो है कौशलों को देखने लगे, यानी दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखे, तो वो अंतर व्यक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जब वह स्वयं में ही देखे, स्वयं का स्वयं में, यानी खुद का ही जो है अवलोकन करे, तो वो आती है आपकी अंत व्यक्ति के प्रबंधन के अंतर्गत। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दोनों में अंतर है कि अंतर व्यक्तिक में क्या होता है, जैसे इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, अंतर जातीय विवाह, मतलब एक जाति से दूसरे जाति में, वैसे एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति में देखता है तो अंतर व्यक्तिक, और स्वयं का स्वयं में देखता है तो अंतर व्यक्तिक। अगला क्वेश्चन, एक तो ये आगे नहीं। फिर वही बात है कि कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। जब भी कोई चीज अपने को उत्साह देती है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। बस यही इसकी बात खत्म हो गई। ठीक है, एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? तो आंतरिक, यानी उत्साह जो महसूस करती है वो आंतरिक होता है। बाहरी में क्या हो जाता है? बाहरी में हो जाता है जैसे पुरस्कार के लिए खेलना, ठीक है, या फिर कोई इनाम, कोई पैसों के लिए या कोई बाहरी चीज के लिए खेलना होता है। यहां पर उत्साह महसूस करती है खेलने में, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा है। फिर एक अर्जित अभिप्रेरणा, जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक सफलता मिल सके। जब भी बात सफलता और कोई उपलब्धि की आ जाए, कोई भी सफलता या उपलब्धि या निष्पादन ऐसा नाम आ जाए आपके कहीं पर, कौन कौन सा? सफलता, उपलब्धि और निष्पादन, तो हमेशा उत्तर करना आपको उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी संवर्धन कार्यक्रम, मतलब चीजों को और अच्छा करना, त्वरण यानी कि उनको गति प्रदान करना, पुल आउट दृष्टिकोण मतलब लोगों से हटकर दृष्टिकोण रखना, और उपचारात्मक शिक्षण जो है अनुदेशन वो इसका नहीं होगा क्योंकि ये पिछड़े बालकों के लिए होता है। किसके लिए होता है? पिछड़े बालकों के लिए। तो ए बी सी सही है, डी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक जो है किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण यानी कि अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका उत्तर आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन था। और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, तो वो रुचि कहलाती है। रुचि को ध्यान में रख लेना, ये परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। रुचि में एक ध्यान और रखना है, ये जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। और ये एक अभिप्रेरक शक्ति है जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखती है और वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है। तो ये साइकोलॉजी के मेन क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे जीवा स्टडी के साथ।